आदाब नाजरीन, A1 टीवी की जानिब से आज मैं मौजूद हूँ रायचूर शहर के कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में और मेरे सामने मौजूद है यूथ कांग्रेस लीडर जनाब रवि बोसराज। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 यानी कोरोना को लेकर ना कि रियासत भर बल्कि पूरे रायचूर में भी आज कई एक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और तकरीबन एक 5-6 दिन से आप देख रहे हैं कभी डीसी ऑफिस के पास इन्होंने ऑक्सीजन के लिए धरना दिया और रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसके ताल्लुक से भी अभी वो बता रहे थे डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं ख़ासकर उर्दू मीडिया से भी बात करने के लिए सबसे पहले तो A1 टीवी जो रायचूर का ओनली वन टीवी चैनल है इसमें मैं आपका वेलकम करता हूँ। शुक्रिया सर, जैसा कि हम देख रहे हैं रायचूर में आपके आने के बाद लोगों को मालूम हो रहा है कि रायचूर में भी कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपने अभी एक सवाल बहुत सही उठाया और आपसे मैं जब भी कहता हूँ कि लोगों को रिम्स की तरफ ओपेक्स की तरफ आप कभी भी अगर हम भेजें तो लोग डर के ही मर जा रहे हैं और तकरीबन मेरे हिसाब से अगर कई लोग जो जाते हैं 100 में से 8-10 भी वापस आते या नहीं आते वो भी हम नहीं जानते, मगर आपने बहुत सही काम कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको ऐसा कैसा महसूस हुआ जो आप ऑक्सीजन की तरफ नवोदय का जो है मसला उसकी तरफ आप आगे बढ़े और डीसी ऑफिस के पास धरना है। पहली बात तो मैं सबको आदाब देता हूँ। ये जो मसला था उस दिन का, ये पिछले 8-9-10 दिन से वहाँ पे हम डीसी साहब से मिलने के बाद उन्होंने कहा था कि आप चाहिए कि मैं ये 26-27 की बात कर रहा हूँ, अप्रैल 26-27 की बात कर रहा हूँ। उन्होंने बोला कि 200 वहाँ पे ऑक्सीजन बेड्स हैं नवोदय मेडिकल कॉलेज में, आप जाकर थोड़ा रिक्वेस्ट करिए SRD साहब से कि ये पूरा जो जितने भी वो बेड हैं पूरा कोविड कन्वर्ट करें और लोगों का मदद करें। ये उन्होंने मेरे से कहा था डीसी साहब। मैंने 26-27 तारीख को मैंने SRD साहब से मिला, मिलकर मैं उनको रिक्वेस्ट किया कि मैंने ऐसा पूरा रायचूर का आवाम चाह रहा है क्योंकि रिम्स ओपेक के बाद अगर कोई कहीं पे अगर हमारे को 100-200 बेड अगर एक जगह मिलता है तो नवोदय मेडिकल कॉलेज में, और उनके पास वो ऑक्सीजन बेड्स है, उनके पास स्टाफ है, उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ कोविड पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। तो पहले ही बोल दिया उन्होंने, मैं पहले ही डिसाइड कर दिया। मेरा मीटिंग जो हुआ था डीसी साहब से, तो मीटिंग में पूरा मैंने बोल दिया कि ये चीज़ों के ऊपर हाँ ज़रूरत है मुझे, अगर आप वो चीज़ देंगे मैं पूरा तरह से 200 बेड जो आज है 400 बेड करूँगा, अगर ज़रूरत पड़े तो 600 बेड भी करूँगा। आपके हिसाब से नवोदय में 200 बेड है? बिल्कुल 200 बेड नहीं है, 400 बेड। तो आप पर्सनली जब SRD से बात करें आपको ऐसा लगता है कि वो 400-600 बेड भी अरेंज कर सकते? बिल्कुल, जो हिसाब से उन्होंने बोला, जो हिसाब से उन्होंने बोला उन्होंने कि मुझे 2 चीज़ों का ज़रूरत है, एक मुझे ऑक्सीजन सप्लाई और दूसरा चीज़ था वो रेमडेसिविर इंजेक्शन। अगर ये दोनों चीज़ें भरपूरी तरह से देंगे तो मैं पक्का मैं 200 नहीं 400-600 तक जाऊंगा कर उन्होंने वो बोले थे। तो मैंने बाद में मैंने डीसी साहब से भी बात किया, उन्होंने बोले कि नहीं ठीक है, उनको जितना ऑक्सीजन चाहिए वो देंगे, रेमडेसिविर जितना वो पूछ रहे हैं वो नहीं दे पाएंगे, मगर जितना हो सकता है उतना देंगे, तो उन्होंने बोला। तो ये 4-5 मतलब हमने डीसी साहब से और SRD साहब से बात करते हुए, लेकिन जैसा कि एक दिन पहले जो हमने जो ऑक्सीजन का जो प्रॉब्लम पैदा हुआ था उससे एक दिन पहले हम गए थे मिलने। मैंने बोला कि नहीं वो ऑक्सीजन सप्लाई बोल रहा है कि उनका ज़रूरत था कि 210 का दिन में 210 का जम्मू सिलेंडर्स का ज़रूरत था। मैंने बोला कि नहीं आज आपको 100 ही दे सकते हैं, 210 नहीं दे सकते हैं। उन्होंने जो सप्लायर है ऑक्सीजन सप्लायर उसने नवोदय इंस्टीट्यूशन को बोला, नहीं पेशेंट्स ऑलरेडी है, मेरा ज़रूरत 210 का है, अगर 100 देंगे
तो बाकी सबको क्या देंगे? तो आगे क्या बढ़ा सकते हैं? हैज़ ऑफ पेशेंट्स को वो कम पड़ेगा, 210 सिलेंडर चाहिए, 100 देंगे तो बाकी सबको क्या देंगे? ऑक्सीजन तो देना पड़ेगा ना सबको, जो भी है वहाँ पे जो भी एडमिट हुए हैं वो पूरा ऑक्सीजन के ऊपर एडमिट हुए हैं। अगर आधे को देंगे आधे को नहीं देंगे तो ज़रूरत क्या है वो इंस्टीट्यूशन का या वो बेड्स का? उन्होंने बोला कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। उन्होंने पहले ही बोला था मैंने कि ऑक्सीजन भरपूर देना चाहिए, जितना मैं मांगता हूँ उतना देना चाहिए, तो उन्होंने पहले ही बोला था। अब वो अगर नहीं देंगे तो मैं बंद कर दूँगा, मुझसे नहीं होगा ये ऐसे चलाना। तो हमने बातचीत किया उनसे, उन्होंने बोला ठीक है, अगर वो हमने भी जो वो MPCL के जो ये थे और ऊपर भी हम राहुल बल्लोटा साहब से भी बात किए, तो जो वो गैस वो ऑक्सीजन प्लांट के जो मालिक हैं राहुल बल्लोटा साहब हॉस्पिटल में रहते हैं, उनसे भी बातचीत हुआ। बाद में वो उस दिन तय हुआ कि DC साहब से भी वहीं बैठकर बात करें फ़ोन पे। उन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं, आपको पूरे 210 सिलेंडर मिलेंगे। रात में अचानक उसी दिन रात में अचानक क्या हो गया कि एकदम से वहाँ पे MPCL में उसका जो ऑक्सीजन जो प्लांट है उसमें प्रॉब्लम आ गया और एकदम से रुक गया। और इनका जो गाड़ी गया था इनका जो भरकर लेकर आने को, उन्होंने बोला कि नहीं भर सकते हैं, नहीं दे सकते। तो घबराहट में उन्होंने पूरा हॉस्पिटल में ऐसा ये बच गया कि क्या करें, अगर वो नहीं दे रहे हैं तो ऐसे पेशेंट जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं उनका क्या करें। 4 बजे से उनका ये पूरा उनके इंटरनल डिस्कशन में पूरा बातचीत करने के बाद करीबन पूरा उन्होंने 7 बजे DC साहब से बात की है। DC साहब ने बोला कि नहीं आधे घंटे में आपका जो भी है वो ये कर देंगे, मगर वो नहीं हुआ। तो उन्होंने घबराहट में क्या कर दिया उन्होंने कि पेशेंट्स को बोल दिया कि आप डिस्चार्ज हो जाएंगे, हम ऑक्सीजन नहीं दे सकते। 10:30 बजे पूरे जो 75 जो वहाँ पे जो पेशेंट्स थे उनको सबको उन्होंने बोल दिया कि आप 10:30 बजे तक डिस्चार्ज हो जाना चाहिए और दूसरा जगह आपको देखना चाहिए। तो पूरे परेशान हो गए थे पेशेंट्स, वो सब पूरे हमारे को फ़ोन करने लग गए थे। कहीं वो हमारे भी जान पहचान थे, वो सब पूरे में हमारे को भी फ़ोन करने लगे कि ऐसा है कि डिस्चार्ज होने के लिए बोल रहे हैं, हम कहाँ जाएँ। तो हम बात करें SRD साहब और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि नहीं ऐसा है, हम कहाँ से लाएँ, अगर कोई कुछ कम ज़्यादा हो जाए और इसका जवाबदारी कौन होगा। तो एकाएक हम 8, साढ़े 8 बजे 9 बजे हमने देखा कि नहीं सही में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमने बात किया सबसे कि जो NGOs थे जो प्राइवेट सिलेंडर्स जो डील करते हैं और जो फ्री में देते हैं सबको, उन सबसे बात करना हमने शुरू किया और हमने एक कि कौन अपने तरफ से क्या दे सकता है। एक सिलेंडर भी दिए हैं, 2 सिलेंडर दिए हैं, 4 सिलेंडर दिए हैं, 16 सिलेंडर दिए हैं। तो इस तरह हमने जैसा सिलेंडर जमा होते गए वैसे हमारे जो कांग्रेस के बच्चे थे, पूरे जो टीम था कांग्रेस पार्टी का था, पूरा वो शुरू कर दिया हमने कि वहाँ से भेजा जाए, क्योंकि उनका एक चलना है तो उनको 16 सिलेंडर चाहिए। अगर एक साथ चलना है तो 16 सिलेंडर एक साथ रहेंगे तो चल सकता है। उनको 55 सिलेंडर चाहिए। तो हमने जो 16 सिलेंडर था उसका हमने पहले भेज दिया। वो जो टाइम पे जो 8:30 9 बजे का जो टाइम था, ये हालत हो गया था कि पूरा देश में, शायद मैं बोल रहा हूँ पूरा मुल्क में, अगर कहीं बड़ा घटना जो घटी जा सकता था वो रायचूर में हो सकता था। करीबन 60 और 70 पेशेंट्स यहाँ पे उनका बहुत ही बुरी हालत हो सकता था उस दिन। मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, मगर वो बहुत ही बुरी हालत में थे उस दिन। तो हमने सोचा कि ये सुनने वाला सरकार नहीं है। मगर बावजूद उसके MLA शिवराज पटेल का कहना है ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आगे उसके बारे में बोलता हूँ। पहली बात तो हमने ज़्यादातर वहाँ पे DC ऑफिस गए थे, DC साहब नहीं थे, तो हमने कहा कि नहीं यहीं पे बैठ जाते हैं, यहीं से कोऑर्डिनेट करते हैं।
तो वहीं पे बैठ के हम कोऑर्डिनेट करना चालू कर दिया। हमने बोला कि नहीं, यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक उनका पूरा जो भी ऑक्सीजन का जो भी फुलफिल नहीं होगा, एक भी पेशेंट वहाँ से हलेगा नहीं। और आप डीसी साहब से आप कई बार जब बात हुई आपकी SRD साहब से, डीसी साहब का तो आपसे बातचीत थी और वो कह रहे थे कि आपको सपोर्ट करेंगे। नहीं बिल्कुल, वो उन्होंने बोला कि वो सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट भी किए हैं, नहीं किए वो तो नहीं बोल रहा हूँ, वो उन्होंने पूरा सपोर्ट करें, मगर जो सिस्टम है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। आपको जिंदाल से आप ऑक्सीजन आना है, यहाँ पे प्लांट में बनना है, वो प्लांट खराब हो गया, उसका नहीं, और एक ये विकल्प होना चाहिए ना, दूसरा क्या है, ऑल्टरनेटिव क्या है। अगर वो खराब हो गया तो दूसरा क्या है, ऐसा दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं था उस दिन। ये जो इशू में हमने जो भी किए हैं, हमारे जो लड़के थे पूरे, जो पूरा मेहनत करके बेच कर पूरा जो उनका भरपूर जो वो मूवमेंट में जो करना था कर इंसानियत बताया। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। फिर भी बावजूद उसके आप पर FIR क्यों? नहीं, वो उस दिन, ये अभी भी है, 144 सेक्शन है, आप धरना पे नहीं बैठ सकते हो। हालांकि हमने ऑक्सीजन पूछा, हमने कुछ दूसरे वजह से हमने बैठे नहीं थे हम वहाँ पे। अभी वो एक दिन पहले आप बीजेपी के जो लीडर्स थे, वो पूरा नेशन वाइड बंगाल में जो वायलेंस हुआ था, उन्होंने उनके नड्डा साहब, उनके जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने नेशन वाइड प्रोटेस्ट बुलाया। नेशन वाइड वायलेंस हुआ है, कहाँ पे हुआ है, हिंसा हुआ है बंगाल में, मगर नेशन वाइड धरना पर बैठना होकर उन्होंने यहाँ पे भी धरना बैठे, उनके ऊपर कोई भी 144 सेक्शन नहीं हुआ है। किस लिए बैठे थे वो? हाँ, वो बैठे थे अपना निजी मामले पे बैठे थे। यहाँ पे हम पूछ रहे थे, हम ऑक्सीजन पूछ रहे थे। तो आपको लगता है यहाँ पे सियासत हो रही? नहीं बिल्कुल ना, हमारे ऊपर 144 सेक्शन के ऊपर हमने बोला कि किसी भी हालत में, उन्होंने हमारे से बहुत रिक्वेस्ट की कि आप उठ जाइए यहाँ से, 144 सेक्शन का उल्लंघन हो रहा है, आपके ऊपर केस डालना पड़ेगा। हमने बोला कि ठीक है कि केस डालो, हमारे को अंदर ले लो, कोई बात, मगर हम यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक वो पूरा जो ऑक्सीजन का जो ये है, और आगे भी ऐसा इशू नहीं होना चाहिए, ये हमारे को भरोसा दिलाना चाहिए। अब बेचारे हमारे ADC साहब और हमारे DC साहब सब ने मिलकर आश्वासन दिया उसमें। इसके बाद से आपको ऐसा लग रहा कहीं सिस्टम थोड़ा बेहतर हो? नहीं, उसके बाद जो हुआ है, अगले दिन जो हमने बुलाया, हमने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर यहाँ बैठना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट में बैठना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में बैठना चाहिए। ना कि आप बेंगलोर में बैठ के यहाँ पे चला नहीं सकते, आपको हकीकत नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि जो हकीकत है यहाँ लोगों को मालूम पड़ेगा, तो आप यहाँ बैठना चाहिए। वो हमारे मांग था कि आप पहले यहाँ आइए, यहाँ बैठिए और यहाँ पे जो मसले हैं उसके हल निकालिए। उसके बाद तो जब डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर आए, उनसे क्या बात हुई सर? नहीं, इसीलिए अगले दिन मैं फिर से उस दिन भी मैंने सबसे बोला कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मिनिस्टर साहब का, कि अगले दिन ही वो हमारे दबाव पे आए थे, फिर अगले दिन ही आए थे, उन्होंने मीटिंग करे, मीटिंग करने के बाद हम टाइम पूछे थे, अगले दिन उन्होंने हमको टाइम दिया था, मगर उनका जो बर्ताव है, उनको कोई रायचूर से लेना देना नहीं है, उनको ये हमारे लोगों से उनको कुछ लगाव नहीं है। वो बेलगाम के हैं, वो बेलगाम के अगर ऐसा कुछ हो गया तो वो आगे जाकर बैठकर वो अपना काम करेंगे, मगर रायचूर के लोगों के लिए तो उनको कुछ लगाव ही नहीं है। वही चिंता है, वही तो बोल रहा हूँ मैं। वो पहले उसी दिन मैंने बोला कि वो पहले रिजाइन कर देना चाहिए। अगर एक जिला मंत्री होकर अगर वहाँ पे अगर वो मसले ठीक नहीं कर सकते हैं, अगर वो जिले को आप भरपूरी आप निभा नहीं सकते हैं, तो आप रिजाइन कर दीजिए, चले जाइए आप बेलगाम, जहाँ पे आप करना चाहते हैं, जहाँ पे आपका काम करना चाहते करो। यहाँ पे और भी है, उनके MLA हैं, उनको बनाइए, एटलीस्ट हम जाकर वहाँ पे उनके घर के सामने तो पूछ सकते हैं, और वो यहाँ का दर्द भी रख सकते हैं। हाँ, दर्द भी रख सकते हैं, और हम पूछ सकते हैं, यहाँ के लोग सीधा जाकर उनके घरों पे जाकर बैठ के उनको पूछ सकते हैं, तो क्या ऐसा ये है, आप हल करिए, हम पूछ तो सकते थे।
ये तो उनके आने के बाद ऐसा नहीं लगा आपको थोड़ा बहुत तो स्ट्रिक्टली कुछ नहीं सिस्टम उसको चेंज करके उस दिन हम उनसे बातचीत होने के बाद हमने पूछा उनको ठीक है ऐसा ऐसा है, मैंने बोला नहीं ठीक है, ऑक्सीजन 24 KL मिल रहा है, ऑक्सीजन को कोई कमी नहीं है। वो बोलते हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन आ जाएंगे, मेडिकल इंजेक्शन कौन से मेडिसिन आ जाएंगे, आप कोई तकलीफ नहीं है उनका बोल रहे। मैं बोला नहीं सर ऐसा नहीं है, आप पूछिए डॉक्टर्स को पूछिए, नर्सिंग स्टाफ को पूछिए, आप जो काम कर रहे हैं उनको पूछिए, तकलीफ है और यहाँ पे अगर उसका हल ढूंढना है तो उनसे पूछ कर हल ढूंढिए आप, ना कि आप बैठ कर मीटिंग्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसेस में AC रूम में बैठकर आप हल नहीं ढूंढ सकते। आप जाइए, आप रिम्स जाइए, अंदर जाइए, वार्ड्स में जाइए, ओपेक में जाइए, अगर नहीं जा सकते हैं तो मून को बुलाइए, अगर नहीं शायद वो भी विजिट करे एक दो जगह रिम्स में उधर। नहीं रिम्स में उन्होंने ट्रायक्स बोल के एक ICU सेंटर है वहाँ पे गए थे, मैं उसका भी ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि वो थोड़े बुजुर्ग है, थोड़ा एज वाले हैं, मैं भी मानता नहीं हूँ कि वो जाएं अंदर जाएं और अपने जान का जोखिम है। मगर हम जो गए हम रिम्स में अंदर गए, वार्ड में गए, 3-3, 4-4, 5-5 मरतबा गए हैं, पेट में गए हैं, तो तकलीफ देख रहे हैं। हमारा तो पूछ लीजिए आप, हमारे साथ तो बैठकर हाँ ये मसले हैं, हम जब बोलते हैं तो लोगों का मसले बोल रहे हैं, हमारे खुद के नहीं बोल रहे हैं और सियासत ही नहीं कर रहे। कितने बार हमने बोला कि नहीं ऐसा मैंने गया था, ये एक काम करा उनका, मैं कहीं भी बोला नहीं। अच्छा सर, इस बीच में आपकी MLA डॉक्टर शिवराज पटेल से कुछ बात? नहीं, शिवराज पाटिल साहब से तो मेरा बातचीत नहीं है, मगर उनका तो कहना ये है कि यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है ऑक्सीजन की, इंजेक्शन की। देखिए अगर आपको मैंने उस दिन पता नहीं आपको दिया हो कि नहीं, हाँ। पूरे जो उनका IMA का जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जो एक व्हाट्सएप मैसेज जो है उनका ग्रुप है, उन्होंने भेजा कि पूरे जो 24-25 हॉस्पिटल्स जो हैं जुड़े हुए हैं आज कोविड से, उनको एक मैसेज भेजा उन्होंने IMA वाले कि ऑक्सीजन का एक भी बेड ज़्यादा, अगर आपको 50 बेड दिए गए हैं तो 51 बेड नहीं ले सकता है, 51 बेड का आप फैसिलिटी नहीं ले सकते, 50 बेड को ही सीमित होना चाहिए। अब ऑक्सीजन का बराबर उसका यूज़ करना चाहिए। डॉक्टर को बोलेंगे कि ऑक्सीजन का सही तरह से यूज़ करो, डॉक्टर को मालूम होगा कि वो पेशेंट को कितना चाहिए, उसको अगर 6 लीटर ऑक्सीजन चाहिए तो 5 लीटर कर देंगे क्या उसको जितना ज़रूरी है उतना देना पड़ता है, तभी वो उसका सुधार हो सकता है। अब डॉक्टरों के ऊपर उन्होंने दबाव डाल दिया कि नहीं किसी भी हालत में ऑक्सीजन का थोड़ा कम करिए, यूसेज कम करिए, बेड्स ना ज़्यादा करिए, और उनके ऊपर ये भी बोल दिया कि अगर आप ये सब चीज़ों का अगर सही तरह से आप नहीं करेंगे तो आपका हॉस्पिटल लाइसेंस निकाल दिया जाएगा। ये थ्रेट है डायरेक्टली हॉस्पिटल्स वाले। तो अगर ये बोल रहे हो कि और एक जगह आप डॉक्टर शिवराज पाटिल साहब बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, अगर कमी नहीं है तो ये क्यों बोल रहे हो? वो अगर 50 बेड है तो 51 बेड लेने में क्या गलत है? अगर ऑक्सीजन का पूरा सप्लाई है तो 50 का 55 करो, जैसा डिमांड आ रहा है, जो पेशेंट आके एडमिट होना चाह रहा है, 50 बेड फुल हो गया वो हॉस्पिटल में, 55 करिए आप। तो ऑक्सीजन का अगर नहीं है बोलकर बोल रहे हैं तो आप जाइए, आप पूछिए, आप 4-5 हॉस्पिटल उस दिन पूरा मुश्किल में पड़े थे उस दिन। मुझे तो उस दिन तो एक ही मालूम था, बाद में जो बात किया मैंने 4-5 हॉस्पिटल्स का वो प्रॉब्लम हो गया था उस दिन रात में। अच्छा सर, आज जो आप खास प्रेस मीट बुलाए, इसकी कोई वजह खास? हमने जो मिनिस्टर साहब आए थे, सेकेंड रिव्यू मीटिंग कर गए, वो हमारे को भरोसा दिए थे कि सब सुधार आ गया है, पूरा ऑक्सीजन का जो पूरी है, आपको वेंटिलेटर्स मिलेंगे, आपको रेमडेसिविर देंगे, कि कोई भी चीज़ों पे उनका अमल नहीं हुआ है। सरासर ये हमारे साथ
एक झूठा वादा कर रहे हैं और कहीं तो कहीं हमारे को घूरा कर रहे हैं लोग कि ये बोल रहे हैं कि सब ठीक है। मैं कल ही का ये बता रहा हूँ आपको, एम्बुलेंसेस को भी ऑक्सीजन देने से मना कर दिया गया कल को। हमने फिर बाद में डीसी साहब से बात की, डीसी साहब ने बोला कि नहीं ये गलत है, एम्बुलेंसेस को नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते हैं, उसको वापस उन्होंने रिस्टोर कर दिया। अभी 2-3 जने NGOs काम कर रहे थे घरों में, जो बैठ कर जो उनको जो ऑक्सीजन दे रहे थे उनका बंद कर दिया उन्होंने। अगर ऑक्सीजन का कमी नहीं है, ये खुद बोल रहे थे मेरे से 24 KL 1000 लीटर्स 24,000 लीटर्स का जो ऑक्सीजन की जरूरत है वो है, आज है बोलकर बोले थे। अगर है तो आप देने में क्या तो आप तो ये कर रहे हो, वो उसी से तो जान बच रहा है। अगर वो नहीं देंगे तो सीरियस हो रहा है पेशेंट, सीधा वेंटिलेटर पे जा रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है उसको, उसका मौत हो रहा है। अच्छा सर, अभी आप 50 रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में बात कर रहे थे। अब देखिए आप जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हर दिन 250 से 300 रेमडेसिविर इंजेक्शन देते हैं गवर्नमेंट तरफ से, और रिम्स और ओपेक दोनों मिलाकर 100 इंजेक्शन देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, करीबन 350-400 रोजाना उनका रेमडेसिविर इंजेक्शन देते हैं। कोटा जो है वो ओपेक और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनको अलग कोटा है, 400 से 480 रेमडेसिविर इंजेक्शन दे देते हैं 4 दिन में 5 दिन में। वो 4 दिन 5 दिन में वो पूरे 480 इंजेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब रोजाना 100 इंजेक्शन दीजिए आप। वो कल परसों का ये हालत था कि 760 इंजेक्शन आए, 480 के बजाय 760 इंजेक्शन दिए गए थे रिम्स और ओपेक और दूसरे जो अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल। फिर भी अगर ज़्यादा है तो अब ज़्यादा दीजिए ना। वहाँ पे मांग कितना है, ओपेक में 80 लोग पूछ रहे हैं, 80, वहाँ कितने दे रहे हो आप, 30 दे रहे हो, मतलब 50 लोगों को आप नहीं दे रहे हो आप इंजेक्शन ओपेक में। और यहाँ पे भी रिम्स में आप करीबन 50 के करीबन दे रहे हैं, वहाँ पे भी 75 इंजेक्शन पूछ रहे हैं। वहाँ यहाँ 25, वहाँ 50, करीबन 75 इंजेक्शन का कमी आप नहीं दे रहे हैं। लोगों को आप जो ज़रूरतमंद है, जो उनको इंजेक्शन पड़ेगा तो जान बच सकता है, उनको आप इंजेक्शन नहीं देते। तो ये ज़्यादा देने के बावजूद, 760 इंजेक्शन लाने के बावजूद ये 100 इंजेक्शन दिए हैं रोज़ाना। जो 100 देते थे ना पहले, जो 480 आया तब भी 100 देते हैं, 780 आया तब भी 760 आया तब भी 100 ही दिए। तो हमने परसों मांग किया कि आप 50 बढ़ाइए, 50 बढ़ाकर 100 से 150 इंजेक्शन दीजिए, तो 50 पेशेंट्स बचेंगे वहाँ पर। हमने दबाव डाले हैं, DHO ने माना, वो ने इंडेंट रेस किया, वो पूरे 1 दिन लगाया उन्होंने। 1 दिन के बाद 50, मतलब रोज़ाना 150 इंजेक्शन, जो पहले 100 इंजेक्शन देते थे, अब 150 इंजेक्शन देने का एक ज़रूरत था, वो दे रहे हैं। तो 50 पेशेंट्स को उससे मदद मिल रहा है। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल, जैसे कि हाल में रेमडेसिविर इंजेक्शन का जो स्कैम हुआ, उसके बावजूद भी आपको ऐसा लग रहा है कि 100 से 150 बने वो सही पेशेंट तक वो इंजेक्ट हो रहे हैं? नहीं, वो भी हम पूछ रहे हैं, डॉक्टर्स को पूछ रहे हैं, पेशेंट्स को पूछ रहे हैं। अंदर जब एक बार डॉक्टर ने लिख दिया, हमें भरोसा करना पड़ेगा ना। वहाँ पे जो स्टाफ है, मेरे तक मैं जितना देख रहा हूँ, जितने लोगों को देख रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन स्टाफ है। हम सब उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रात दिन काम कर रहे हैं, 12-12 घंटे 8 स्टाफ काम कर रहे हैं, 200 पेशेंट्स को देख रहे हैं। हम पूरा आवाम को उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। आज वो बोल रहे हैं हमारा साथ दीजिए, हम रात दिन काम करने को रेडी हैं। बावजूद उसके रोजाना कई
कई एक लोग मर रहे हैं। हाँ वही तो है, क्यों मर रहे हैं? क्योंकि वो जब जाते हैं इतना क्रिटिकल कंडीशन में जाते हैं, पहले जाना चाहिए। जब आपका जो सैचुरेशन है, जो ऑक्सीजन लेवल है 95 के नीचे आ जाता है, इमीडिएटली जाकर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। अगर आप इमीडिएटली ऑक्सीजन मिलता है तो आप जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगर आप 80 के नीचे आ जाता है या 80 के 5 के ऊपर अगर ऑक्सीजन आ जाता है तब जाकर एडमिट होते हैं, तब उसका हालत ठीक नहीं रहता। आज वहाँ जा रहे हैं 60, उनका जो सैचुरेशन बोलते हैं उसको 60 तो इसकी कहीं ना कहीं एक वजह है ना सर, लोगों में जो डर है वो डर को निकालने के लिए ऐसा कुछ इंतजाम नहीं हो रहा। मैं आपसे बिल्कुल इस बात पर मैं ये करता हूँ, ये कहीं तो कहीं गवर्नमेंट का फेलियर है कि हमने ओपेक और रिम्स के बारे में लोगों में वो विश्वास नहीं जताया कि अगर वहाँ जाए तो ठीक हो सकता है। ठीक हो रहे हैं वहाँ पे, अच्छे देखभाल भी कर रहे हैं, मगर स्टाफ कम है। वो गवर्नमेंट देना चाहिए, वो सरकार को देना है, वो नहीं दे रहे, डॉक्टर्स को नहीं दे रहे, वो स्टाफ को नहीं दे रहे। बारे में आपसे बीसी साहब से बात बिल्कुल बहुत बार बात की है उनसे, उन्होंने भी मिनिस्टर से बहुत बार बात कर चुके हैं इसके बारे में, मगर कहीं तो कहीं हल नहीं निकल रहा है इसका। आज एक भी एक्स्ट्रा स्टाफ देने नहीं हुआ है। डॉक्टर्स का ख्याल मैं भी मानता हूँ कि इंटर्न्स डॉक्टर्स को लिए हों, जो नए नए मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनको लिए हैं। 100 करीबन 100 के आसपास उन्होंने इंटर्न डॉक्टर्स को दिए हैं, मगर जब तक आप फिजिशियंस नहीं मिलते हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं आपको, तब तक काम नहीं होने वाला। ये रोजाना मेडिसिन देगा आपको, अच्छा है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, वो देखेगा, वो भी चाहिए हमें। और उसके साथ साथ जो फिजिशियंस है, डॉक्टर्स है, उसका कमी है। ठीक मुझे लग रहा है कि हम इस पे ज़्यादा ना जाए, हम पूरा हमारा ताकत जो है लोगों को ये विश्वास जताने में जाए कि वहाँ पे अगर रिम्स और ओपेक जाए तो ठीक हो सकते हैं, ठीक होंगे। एक लास्ट बात, उससे रिम्स जाने से पहले ऐसा कुछ इंतजाम नहीं हो सकता कि लोग सर्दी बुखार यानी स्टार्टिंग में ही कहीं एक जगह ट्रीट कर सकते? नहीं, वो उसका इंतजाम आज हो रहा है। अभी डीसी साहब ने बोला है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कहीं तो कहीं 500 का एक बेड का, यहाँ पे 100 वहाँ 200 पूरा मिलाकर एक 500 बेड का जो क्वारंटाइन सेंटर जो बोलते हैं उसको शुरू करवा दी जाए, और जो लोग घर में हैं उनको बाहर निकाल कर उनको वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर्स में वहाँ पे इलाज हो सकता है। यहाँ की घरों में अगर ऑक्सीजन मिल रहा है तो उनका कहना है कि वो मुश्किल होगा, क्योंकि वो अगर कभी भी ड्रॉप हो सकता है, कभी भी वो तकलीफ में पड़ सकता है, तो उनका वो कहना है। मेरे हिसाब से वो बहुत ही मुश्किल काम है। आज लोग रिम्स और ओपेक जाने को तैयार नहीं है, शायद ही कोई लोग वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर्स कोई जाएंगे नहीं, ये मेरा कहना है। अगर गए तो भी अच्छा है। ठीक, शुक्रिया सर। कांग्रेस लीडर रवि बोसरा के हाल में जो कल परसों में जो हमारे इंचार्ज मिनिस्टर आए थे, वो हालांकि उनकी एज है, वो अंदर ज़्यादा नहीं जा सके, मगर कोई बात नहीं, मगर जिस तरह से ये लोग यहाँ का रोज़ाना मुआयना कर रहे हैं, इनसे तफसीली वो बात कर सकते थे या कि हालात को पूछ सकते थे, मगर उन्होंने उस तरह से उस बात को पूछा नहीं। और यहाँ के जो एमएलए हैं वो भी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना है, मगर आजकल हर वो हॉस्पिटल में जो दिक्कत आप देख रहे हैं आ रहे हैं, बावजूद उसके ये कोशिश कर रहे हैं। और मैं A1 TV की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।